Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. This is the part 4th of Accounting Principles, means chapter 3 का ये part 4 है, and today we are going to learn other accounting principles. So keep watching this video till end and clear all your concepts related with accounting principles. So today's first concept is accrual concept. Accrual concept means a transaction is recorded into the books of accounts as soon as it takes place and not when the settlement takes place. एक्रियल जो वर्ड है इट ऑल्सो मीन्स कि किसी चीज़ का होना, अकर होना. तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एज सून एज अ ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. वैसे जो अकाउंटिंग होती है दैट इज बीइंग डन ऑन टू बेसिस, दैट इज एक्रियल बेसिस एंड कैश बेसिस. तो कैश बेसिस अकाउंटिंग के केस में क्या होता है कि द ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन द कैश इज बीइंग रिसीव्ड. बट जनरली जो एक्रियल कॉन्सेप्ट होता है इट इज़ बीइंग फॉलोड एंड इट स्टेट्स कि जब ट्रांजेक्शन हो रहा है एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस you will be recording it in your books of accounts. It is immaterial to wait whether the cash is being received or not. आप सीधे सीधे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. मैंने एग्जाम्पल में लिखा भी है कि वी रिकॉर्ड सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स एज सून एज ट्रांजेक्शन हैज़ बीन डन whether the cash is received or not. यानी कैश चाहे रिसीव हो या ना हो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे. यानी सपोज अगर हमने सेल्स करी है, सपोज क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल का मतलब ये है कि हमने उसको क्रेडिट में बेचा है, उधार बेचा है, एंड विल बी रिसीविंग दैट मनी इन द कमिंग फ्यूचर या इन द कमिंग डेज, जब भी आप वो रिसीव करेंगे एज पर योर डील बिटवीन दैट पर्सन हु हैज़ परचेज द गुड्स. बट अगर आप उस सेल को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे तो फिर अगेन आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो कभी ट्रू पिक्चर शो ही नहीं करेंगे कि वेदर योर फर्म इज रनिंग इन अ प्रॉफिट और लॉस. सो इन दिस सिचुएशन एक्यूरल कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है एंड वी आर सपोज टू रिकॉर्ड द सेल और द परचेज ऑफ गुड्स जैसे ही ट्रांजेक्शन हो जा रहा है वैसे ही. वेदर आपने उसके लिए कैश पे, अगर आपने परचेज किया तो वेदर यू हैव पेड कैश और नॉट, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. एंड इन सिमिलर वे इन केस ऑफ सेल, जब आपने गुड्स बेचे हैं वेदर यू हैव रिसीव्ड द कैश और नॉट, यू विल बी रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजेक्शन. Other point is that it is on the basis of this concept only that expenses are recorded in the accounting period in which they have assisted in earning revenues, whether the amount has been paid for them or not. इसका मतलब है कि ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में जिसमें उन्होंने रेवेन्यू को अर्न करने में असिस्ट किया, यानी हेल्प करी है. चाहे आपने उस एक्सपेंस के लिए अमाउंट पे करी हो या ना करी हो, बट यू विल बी रिकॉर्डिंग दैट एक्सपेंस, दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड ओनली. फॉर एग्जाम्पल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड. आपने एक्सपेंसेस इनकर कर लिए हैं, आपने कोई पर्टिकुलर वर्क किया था, उस पर एक्सपेंसेस बेयर कर चुके हैं आपने उनको पे नहीं करा है, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं. ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी होती हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरीज का एक एग्जांपल है. आउटस्टैंडिंग सैलरी मीन्स दैट यू हैव रिसीव्ड द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द पर्सन हु इज़ वर्किंग विद यू, या जिसने आपके लिए काम किया उससे, बट यू हैवंट पेड सैलरी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. तो अगेन वो आपका एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. अब जैसे ही वो चीज़ हुई, यानी कि व्हेन एज सून एज द सर्विसेज आर बीइंग रिसीव्ड, वो ट्रांजेक्शन एंटर हो जाएगा, यानी उसको सैलरी आप मानेंगे, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. यानी कि आप ये वेट नहीं करेंगे कि यू विल बी पेइंग इट एंड देन यू विल बी रिकॉर्डिंग इट. आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे एज सून एज यू हैव टेकन दैट सर्विसेज. आपने उस सर्विसेज का बेनिफिट लिया है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे. अब होगा क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप वहाँ पर इन एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे. यानी जो आपके सपोज सैलरीज थी, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो जो भी हमने सैलरीज पे करी है वहाँ सैलरीज को तो रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस. तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे अपने P&L में. सिमिलर वे में हम ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी उसको भी वहाँ ऐड करेंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है. सिमिलरली दिस रूल अप्लाइज टू इनकम्स ऑल्सो. यानी अगर हमने किसी को फैक्टर सर्विसेज रेंडर करी हैं, सो वील बी रिसीविंग द इनकम. सो वेदर द इनकम इज बीइंग रिसीव्ड और नॉट, इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट जो ये कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रहा है, एज सून एज द ट्रांजेक्शन इज टेकिंग प्लेस, it should be recorded whether the money is paid or not, whether the money is received or not. You will be recording that transaction in your books of accounts and you will be treating them as a revenue or expense जो भी वो हैं accordingly, and then you will be recording these transactions or will be carrying these transactions to your financial statements so that you can easily calculate the profit or loss. यानी आप इन transactions को अपने statement of profit and loss में लेके जाएंगे and वहाँ पर आप उससे profit and loss calculate करेंगे. सो दिस इज एक्यूरल कॉन्सेप्ट. यानी इन शॉर्ट एक्यूरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एज सून एज अ ट्रांजेक्शन इज अकरिंग, कोई भी ट्रांजेक्शन है, कुछ भी हो रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे.
ठीक है, दिस इज एक्यूरल बेसिस। एक कैश बेसिस भी होता है जहाँ पे कैश रिसीव होने पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्यूरल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो किया जाता है और इसी के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। Next concept is business entity concept. Business entity concept means business is treated as a separate unit different from its owner. As we have already studied that business firms जो होती हैं they are treated as an artificial person being created by law. यानी business firm जो होती हैं वो artificial person होती हैं, artificial इसीलिए because वो natural person like us move नहीं कर सकती, खाना नहीं खा सकती, they cannot breathe, but वो अपने नाम से assets खरीद सकते हैं, they can sue someone, they can be sued by the code of law. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई होती हैं, इसलिए हम बिजनेस फर्म को आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। तो बिजनेस फर्म के लिए ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग चीज़ है एंड जो ओनर है वो डिफरेंट है। यानी अगर रिलायंस जियो की हम बात करें तो रिलायंस जियो इज़ अ फर्म एंड मुकेश अंबानी जो है वो ओनर है, बट दे आर टू डिफरेंट पर्सन। उनकी जो पर्सनल एसेट्स होंगे, उनका जो अपना हाउस एंड ऑल है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। वो क्या एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हैं दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिलायंस जियो। एंड सेम वे में जो रिलायंस जियो एक्सपेंसेस कर रहा है या इनकम जनरेट कर रहा है वो उनकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। बट ये है कि हाँ, उससे मिलने वाला रेमुनरेशन या जो भी उन्होंने सैलरीज जो भी फिक्स करी होंगी या जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है दैट इज़ अ पार्ट कि जो उनको मिल रहा है बिकॉज ही हैज़ इन्वेस्टेड दैट मनी इन द बिजनेस। ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि द ओनर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट टू विच द कैपिटल इज बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर। यानी सपोज ओनर ने अगर 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, देन ओनर जो है वो क्रेडिटर है फर्म का। ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इट हैज़ टू प्रोवाइड अ प्रॉपर और एप्रोप्रिएट रिटर्न टू द ओनर जो कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट हुआ है उस मनी पे। सो इन दैट केस ओनर विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर ओनली and the transactions are recorded from the point of view of firm and not from the point of view of owner। ये कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे आप फर्म की, वो उनका जो व्यू पॉइंट होगा वो फर्म होगी, वो ओनर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ ओनर इज स्पेंडिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी for the purchase of some goods or some articles for his personal use, so they will not be recorded in the firm's books of accounts. And in the similar way, if the firm is purchasing some sort of assets for the production or for the consumption, then the particular transaction will not be recorded in the personal accounts of the owner. And it is on the basis of this concept only that capital is being treated as liability, because it is assumed that the firm has borrowed the amount of capital from the owner instead of borrowing it from the outsiders। यानी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये अज्यूम किया जाता है और जो कैपिटल है उसको लाइबिलिटी अज्यूम करके हम चलते हैं या उसको हम मानते हैं, जस्ट बिकॉज ये माना जाता है कि जो ओनर है वो क्रेडिटर है फर्म का और फर्म ने उससे फंड्स बोरो करें इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। यानी फर्म नहीं चाहती कि वो बाहर के किसी और पर थर्ड पार्टी से वो उस लोन को लेती, तो इंस्टेड ऑफ दैट वो ओनर से उन्होंने फंड को लिया है एज अ लोन। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि वाई यू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द पार्ट ऑफ कैपिटल बीइंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स। I hope you have understood this concept well. Thanks for watching the video.